ठीक है, पहले तो बात अर्ली फेज से शुरू हो कि आखिर शिक्षा है क्या, एजुकेशन है क्या चीज, और एजुकेशन जो है व्हाई इट मैटर्स। तुमको जो है रोड चलते हुए हवलदार अगर कुछ बोल दे, तुम तुरंत से गुस्सा करके एसपी के चेंबर में जाओगे और जाकर के बोलोगे कि आपका कांस्टेबल हमको इसे बोल कैसे दिया, वो बदतमीजी से कैसे बात किया। एक रेलवे किनारे रेलवे स्टेशन के किनारे में एक महिला बैठी हुई है जो पत्तल का दोना लेके बैठी हुई है, पुलिस वाला आकर के उसको 2 डंडा मारता भी है और उसे 10 रुपया कलेक्ट भी करता है। उस औरत और तुम में अंतर किस चीज का है? शिक्षा का। ठीक है, तो नॉलेज इज पावर। और इनफैक्ट हम क्या देखेंगे, आइए हम लोग इनफैक्ट क्या देखेंगे कि जो शुरुआत के समय लड़ाई भी चल रही थी वो इस बात के लिए चल रही थी कि आखिर शिक्षा पर किसका हक हो। तो ये जो बहुत आधुनिक बहुत मॉडर्न स्थिति है जहां पे कि लोग इतने तरीके की शिक्षा को, इतना एजुकेशन को ले पा रहे हैं, वरना देखो कि एक समय में एकलव्य को अपना अंगूठा देना पड़ा था सीखने के लिए, है ना। तो एजुकेशन थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत अलग अलग तरीके से बदला। आज हम जो एजुकेशन की जगह पे खड़े हुए हैं ये मॉडर्न एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है, पर एजुकेशन था तो हमेशा से। एजुकेशन है क्या चीज, शिक्षा है क्या चीज, कोई एकदम बहुत मूलभूत रूप में परिभाषित करे कि अगर सब्जेक्टिव आपको जवाब लिखना पड़ा एजुकेशन या एजुकेशन के डेवलपमेंट पे, तो आपको बात शुरू करनी होगी लॉजिकली कि आखिर शिक्षा है क्या चीज। तो शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं? शिक्षा का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, तो ये शिक्षा कैसे है? वो तो हम तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो क्या हर कुछ शिक्षा ही है? सभ्य बनाता है इंसान को। ठीक है, अपने जगह पे ठीक। देखें क्या है, हमेशा से एक जो एक पृथ्वी पे आया हुआ कोई जीव है, वो अगले जो उसका ऑफस्प्रिंग आने वाला है, उसका जो संतान आने वाला है, उसको कुछ नॉलेज पास करता है। ठीक है, ये जो नॉलेज पासिंग का काम है ये 2 तरीके से होता है। एक तो होता है जेनेटिक। देखिए, आपके पिताजी और आपके माताजी ने जीन के माध्यम से आपको कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन पास किया कि भाई कल के दुनिया में अगर तुम आ रहे हो तो ये बैक्टीरिया आएगा तो कैसे करना है, ये वायरस आएगा तो कैसे करना है। एक सर्टेन इंफॉर्मेशन जो कि बहुत प्राइमल लेवल पे जेनेटिक्स से पास होता है। जब मगरमच्छ के जो अंडे होते हैं वो रेत किनारे इलाकों में देता है, तो मगरमच्छ के जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से छोटा मगरमच्छ जो निकलता है उसको कुछ नहीं पता है, उसको आंख भी नहीं खुला है, लेकिन वो सीधा पानी की तरफ दौड़ता है। ये इंफॉर्मेशन कि हम जमीन पे रहेंगे तो हम वल्नरेबल रहेंगे, हमको एज सुन एज पॉसिबल हम अंडे से बाहर निकले, हमको पानी की ओर जाना है, उसको किसी ने नहीं बताया। वो जेनेटिक इम्प्रिंटिंग हो गया। तो हमारे पास जैसे जैसे जेनेटिक्स आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि अभी के समय हम कुछ नया चीज सीखें। अब देखो कोविड जो है ये खास करके ये वाला कोरोना वायरस का स्ट्रेन इतिहास में नया है, यानी कि हमको इसकी आदत नहीं है, हम सभी इसको जो झेल रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा लंबा जाएगा तो हम क्या देखें कि इसके प्रति बचाव जो है वो हमारे जीन में आ जाएगा, और आगे कई जनरेशन बाद के जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके जेनेटिक लेवल पे ये जानकारी है कि हमारे पास कोरोना वायरस आता है तो बॉडी को क्या रिएक्ट करना है, किस तरीके से काम करना है। पर जेनेटिक से इंफॉर्मेशन पास करने के साथ एक लिमिटेशन है कि जेनेटिक जानकारियां बहुत सीमित हो सकती है ना। हम ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं। हमको सोसाइटी में रहने के लिए, देखो तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम जो है सो अचानक पेपर नहीं फेंकने लग जा रहे हो, चिल्लाने नहीं लग जा रहे हो, क्योंकि तुम इतना कुछ सीखे हो कि एक सभ्य समाज में हम बैठ करके व्यवहार कैसे करते हैं। जब हम बोल रहे हैं उस समय तुम चुप हो, जब हम चुप होंगे तुम सवाल पूछोगे। हमारे इंसानों के सोसाइटी इतने कॉम्प्लिकेटेड है, हम किस टोन में बोलेंगे, हम क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा शब्द से हमारा दूसरा वाला आदमी ऑफेंसिव हो सकता है कि आपने इस तरीके से क्यों बोला, है ना। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड समाज में रहने के लिए हम दूसरे जानवरों से अलग हैं। हमको दूसरे जानवरों से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए अगले बच्चे को। तो अगर हमारा अगला बच्चा अगर होता है तो उसको अगर इस दुनिया में जीना है तो उसको ढेर सारी चीजें समझ में आनी चाहिए जो कि हम जेनेटिक लेवल पे पास नहीं कर सकते। इंसान रेयर जानवर है जो इतना लंबा मैच्योरिटी का पीरियड लेता है। इंसान को मैच्योर होने में हम मानते हैं कि लगभग 18 साल का समय लेता है। कोई दूसरा जानवर नहीं है जो कि 18 साल समय ले रहा है मैच्योरिटी में, क्योंकि इसको सीखना इतना कुछ पड़ता है।
तो जेनेटिक्स के अलावा हम ह्यूमंस को जो इंफॉर्मेशन सोशली सिखाना पड़ता है, मतलब समाज जो सिखाता है, बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, बैठना कैसे है, व्यवहार कैसे है, तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है इसी को एजुकेशन कहते हैं। द सोशल वे ऑफ ट्रांसफरिंग एजुकेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अगला जब आ रहा है तो उसको सामाजिक रूप से, वो जेनेटिक्स से नहीं आया है, उसको आप कुछ सिखा रहे हैं, तुमको हम बोलना सिखाएं कि मुंह से ऐसे ऐसे आवाज निकलेगा तो इस शब्द का मतलब ये है, शब्दों को ऐसे रखोगे तो ऐसे बात होगा, ये एडेड है, ठीक है। अब इंसान अकेला जानवर भी नहीं है जो कि सामाजिक रूप से सूचना को सिखाता है अपने नए जनरेशन को। कई नेचर में ऐसे जानवर हैं जो कि अपने ऑफस्प्रिंग को सिखाते हैं, जैसे कि एक बीवर है, बीवर जो है अपने बच्चों को बीवर डांस करना सिखाता है, वो जो अपने मेट्स अट्रैक्ट करने के लिए बीवर कम्युनिटी में यूज होता है। तो वो एक सोशली ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है। यानी कि हमारे चूंकि सोसाइटी जटिल है, हम एक जटिल जानवर हैं, तो हमको अपने अगले ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जेनेटिक देना पड़ेगा और कुछ इंफॉर्मेशन सामाजिक रूप से सिखाना पड़ेगा, है ना। शिक्षा और कुछ नहीं, सामाजिक रूप से ऐसे इंफॉर्मेशन को देना। यानी कि एजुकेशन तो हमेशा से रहा, जब से ह्यूमन सोसाइटी है तब से रहा। हाँ, क्या बदले तो विषय बदले। अब अगर हम शुरुआत के आदि मानव हैं, हमारे पास शिकार करना है और ये करना है, तो उस समय हम बच्चे को सबसे काम का स्किल क्या सिखा सकते हैं? कैसे शिकार करो, खाना भोजन कैसे लेके आओ। थोड़ा सा लेटर कॉम्प्लिकेटेड फेज आएगा, मेडिवल के दौरान में तुम क्या देखोगे कि उधर थोड़ा सा हमारे पास धर्म निकल के आते हैं जो कि कहेंगे कि दुनिया का जो बनावट है वो ऐसा क्यों है और ये है। तो हम देखेंगे कि लोग सोचते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि सीखने की जरूरत है। तो बीच के एजुकेशन के दौरान में करिकुलम क्या होगा कि आप गीता पढ़ रहे हैं, आप जो है सो रामायण महाभारत नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वेद पढ़ रहे हैं आप, या फिर आप जैनिज्म पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग धर्मों को पढ़ रहे हैं। फिर देखो कि उस समय वोकेशनल एजुकेशन भी होगा। कोई हमको समझाया विशेष वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? ना ना ना, वोकेशनल कोई यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से तुम लोग निकले हो, वोकेशनल कोर्स तुम लोग को कोई नहीं मिला था या वर्क के लिए? यस, शिक्षा अभी नए ट्रेन में जो कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, आपने देखा होगा कि वोकेशनल कोर्सेज को ऐड किया गया है। हम कैसे ऐसे स्किल को सिखाएं जिससे वो अर्निंग जनरेट करें। एग्जैक्टली, एजुकेशन के दो लाइन जाते हैं, ठीक है ना। एक लाइन जो होता है वो एकेडेमिया है, जिसमें कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक पेशेवर शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन हम पेशेवर शिक्षा को कहते हैं। तो आपको जूता बनाना सिखा दिए, आपको कपड़ा बनाना सिखा दिए, आपको जो है सो कैंडल मेकिंग सिखा रहे हैं, तो ये व्यापारिक शिक्षा है। वोकेशनल एजुकेशन ये है। तो उस समय में भी वोकेशनल एजुकेशन हुआ करता था। तीरंदाजी जो सिखा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, युद्ध बहुत बड़े चीजें हैं, युद्ध में आपको तीर मारना आता है, आप दुश्मन को गिरा सकते हैं, तो बहुत काम का, दैट इज अ स्किल टू हैव, है ना। तो तुम देखो कि उस समय उस तरीके के एजुकेशन रहेंगे। अभी के दौरान में जो हमारे पास एजुकेशन है ये असल में पोस्ट रेनेसेंस एजुकेशन। दुनिया के इतिहास में एक घटना हुई थी जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, रेनेसेंस कहते हैं। हुआ ये कि रेनेसेंस से पहले की दुनिया ऐसी थी कि उससे पहले धर्म का जो है थोड़ा सा ज्यादा ही बोलबाला था, खास करके क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो ऐसे केस में साइंस को बहुत कम जगह मिलता है, क्योंकि साइंस जो है वो चीजों का कारण बताना चाहेगा और धर्म बोलेगा कि कारण तो एक ही है ना, बस वही तो है, और क्या कारण खोज रहे हैं। तो एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट रहना है। चर्च का एक लंबा फेज रहेगा जब वेटिकन जो है वो साइंटिस्ट को मारेगा, विज्ञान जो है वो पतन होगा। कारण क्या होने वाला है कि वो जो है सो धर्म के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। वो एक सोलर मॉडल बना, देखो पहले वैज्ञानिक जान का इतना खौफ रखते हैं कि जब डिस्कवर किया कि नहीं, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, न कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो उसने अपने थ्योरी को कुछ इस शब्दों में लिखा, ऐसे लहजों में लिखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, हालांकि हो भी सकता है कि उल्टा। एक डर था, वो जानता था कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ये जो कहने का तरीका है वो उस डर को दिखाता है कि वेटिकन जो है वो मारने के लिए आएगा। इस बैकग्राउंड से जो पुनर्जागरण का काल हम कहते हैं, हुआ ये कि यूरोप में और खास करके फ्रांस में, वहां पे कुछ धनी अमीर वहां के स्टेट्समैन जो हैं
वो इस तरीके के वैज्ञानिक सोच रखने वाले, इस तरीके के रेबल्स को संरक्षण देगा और उनको बोलेगा कि आइए आप हमारे यहाँ रहिए, जो करना है। और उसका परिणाम क्या होगा, लियोनार्डो डा विंची या इस तरीके के लोग आएंगे जो कि साइंस में डेवलपमेंट होगा, लिटरेचर में डेवलपमेंट होगा, आर्ट में डेवलपमेंट होगा, इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि स्टेट ने उसको संरक्षण दिया कि आप जो है ये करें। रेनेसेंस से बहुत सारी चीजें निकल के आई। आज जो कई सारे विचार जो कि आप आम लेके चलते हैं, जैसे कि आप एक दुकान के सामने आप खड़े हो जाइए लाइन में सामान लेने के लिए, और बगल में कोई दूसरा आ जाए और आकर के उसको पहले सामान दे, आप गुस्सा जाइएगा, आपको बोलिए कि हम पहले से लगे हुए हैं, इसको क्या सामान दे दिया। आप जो है ना समानता को नॉर्मल लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपकी दुनिया में समानता सेम है। अशोक के काल में चले जाइएगा, पीछे उधर के काल में चले जाइएगा, कैसी समानता भैया, आइडिया इक्वालिटी का है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी जो आइडियाज है वो रेनेसेंस आइडियाज है। रेनेसेंस से साइंस निकल के आता है, साइंस का डेवलपमेंट होगा, आर्ट का डेवलपमेंट होगा, और वहां से निकला ये जो हमारे पास आइडियाज हैं वो फैलेंगे। आज के समय आप जो देख रहे हैं, आपको आज हम क्या कहते हैं, जैसे पहले अगर आप मेडिवल टाइम में रहते तो आपको हो सकता है नाट्य शास्त्र सिखाया जा रहा होता, या फिर आपको धनुर्विद्या सिखाई जा रही होती। आज आपको उसके जगह पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये चीजें पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि कल के सोसाइटी में इन बच्चों के लिए ये काम का स्किल होगा, ये चीजें इनको जाननी चाहिए, ठीक है ना। तो इंडियन एजुकेशन यहाँ पे आया, लेकिन ये सफर कैसा था, ओवरव्यू में देखिए कि हम जो है सो इससे एंशिएंट काल से शुरू किए, उस दौरान में कुछ अलग अलग चीज पढ़ा रहे हैं। पढ़ा तो हमेशा से रहे, समझ रहे हो, क्योंकि अगले को सरवाइव करना है, तो पढ़ा तो हमेशा से रहे, बस बदला क्या है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये चेंज कॉलोनियल पीरियड के दौरान में आता है। कॉलोनियल पीरियड में दो चेंजेस आएंगे। पहला चेंजेस क्या तुम देखोगे, ब्रॉडली स्पीकिंग, कि इंडिया का एजुकेशन जो इससे पहले दूसरे टाइप के चीजों को, जैसे कि उसमें वेद पढ़ा रहे हैं, धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, नाट्य शास्त्र सिखा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें सिखा रहे हैं, उससे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये साइंटिफिक एजुकेशन, जहां पे कि साइंस को हम ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसको ज्यादा जोर दे रहे हैं। और दूसरा चीज तुम क्या बदलाव देखोगे कि भाषा का परिवर्तन होगा। हमारे पास पहले जो यहाँ के स्थानीय भाषा में शिक्षा है, यानी कि अरबी में है, फारसी में है, संस्कृत में है, पाली में है, वो उसके जगह पे हम क्या देखें कि अब एक थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज आना शुरू कर देगा। हम लोग हिस्ट्री में ट्रैक करेंगे कि किस पॉइंट के बाद से अंग्रेजी भाषा जो है वो आना चालू करता है ना। लेकिन उससे पहले गौर करने की बात क्या है कि आखिर ये अंग्रेजी भाषा का महत्व क्या है। भाई आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी वाले हैं, आप लोग हिंदी वाले जो है सो हमेशा कंप्लेन करेंगे कि यूपीएससी में जो है वो अंग्रेजी वालों का सिलेक्शन ज्यादा है। हम हर साल का रिजल्ट आएगा तो देखो कि हमारे फेसबुक ग्रुप में लेकिन आंदोलन के लिए उतरते हैं कि हिंदी वालों का क्या है, हिंदी वाले ऐसे हैं। एक बार मामले को समझते हैं, क्या अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा वाकई में कोई सुपीरियर लैंग्वेज है हिंदी के? नहीं। उसका यूटिलिटी इस बात में, उसका यूटिलिटी इस बात में, देखिए क्या है ना कि हर भाषा का एक अपना क्वालिटी होता है जो कि दूसरे भाषा में सेम नहीं जाता है। अगर हम हिंदी में बोले कि तबीयत, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से पत्थर उछाल के तो देखो। अब इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर दीजिए, देखिए कि इसका सारा का सारा वैल्यू, वो कीमत और वो चीजें जो है वो खत्म हो जाने वाली है। क्या क्या बोलिएगा कि थ्रो द रॉक इन द स्काई, वो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो भाषाएं भाषा है, हम सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी नहीं है कि अंग्रेजी भाषा ज्यादा सुपीरियर है, हिंदी भाषा आती है, हम तो बल्कि हिंदी भाषा ज्यादा सुपीरियर है। उसमें एक दूसरे टाइप का चीज है, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे आर्ट एंड कल्चर के दौरान में, तो वो है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि अंग्रेजी वाले जो है सो ज्यादा सक्सेसफुल हो जा रहे हैं? बात क्या है, अंग्रेजी भाषा की कीमत ये नहीं है कि वो सुपीरियर है, अंग्रेजी भाषा की कीमत ये है कि वो यूनिवर्सल है। यानी कि देखो, इंडिया में अंग्रेजी एजुकेशन आने का रियल इंपैक्ट ये नहीं है कि लोग अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, रियल इंपैक्ट ये है कि अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें पढ़ पाएंगे। भाषा एक माध्यम है, वो सिर्फ एक माध्यम है नॉलेज तक पहुंचने के लिए। तो उस समय रेनेसेंस पीरियड में जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हो रहा है, इन लोग कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वो फ्रेंच वाले जो हैं वो हिंदी और फारसी में किताब नहीं लिखे हुए हैं, और इन लोग अगर नहीं पढ़ सकता है तो वो नॉलेज कहां से आएगा?
तो इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में आना उसका रियल चीज ये रखेगा कि जो पोस्ट रेनेसेंस डेवलपमेंट्स हुए, जो साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, जो ये हुआ है, वो अब इंडिया में आ पाएगा, है ना। और हम देखें कि इंडिया में एक पहले जनरेशन के जब इंग्लिश लैंग्वेज के स्पीकर्स तैयार हो जाएंगे तो उन लोग फिर ट्रांसलेटेड वर्क तैयार करने लगेंगे, हमारे पास नया एजुकेशन जो है वो आने लगेगा, है ना, राइट। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड मेजर ट्राजेक्टरी। अब जरा घटनाक्रम को देख लेते हैं कि कैसे चला, बात क्या हुआ। हाँ आज वाला है, जिनको नहीं मिला है ले लीजिए। आपको हम बाद में निकाल के देते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो ब्रिटिश से पहले जो है सो हमारे पास एजुकेशन चल रहा था और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक कमजोरी भी रहेगी, लेकिन हम देखें कि वो असल में उसकी ताकत भी रहा, और वो ये था कि एजुकेशन बहुत सिलेक्टिव था। यानी कि टीचर बहुत सिलेक्टिव हुआ करते थे कि हम किसको पढ़ाएंगे किसको नहीं पढ़ाएंगे। ये एजुकेशन को पर्कुलेट करने से रोकेगा, यानी कि वो नीचे तक जो सोसाइटी में फैल पाए वो रोकेगा। उसका परिणाम ये है कि आज बैठ करके हम लोग जो है सो पुराने चीजों को लेकर के मार्वल करते हैं कि पता नहीं उन लोग के पास क्या इसका नॉलेज था, पता नहीं ये था। ये जो सोच रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आज तक कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो कि आपके यहाँ राइटिंग का अभाव रहा है, लेखन पद्धति का रहा है प्रॉब्लम, और दूसरा चीज क्या रहने वाला है कि एजुकेशन बहुत सिलेक्टिव रहा है। असल में एजुकेशन को सिलेक्टिव करके कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो पावर कंट्रोल का मैकेनिज्म होने वाला है कि असल में शिक्षा ताकत है, ठीक है ना। तो पहले से तो वैसे चल रहा था। ब्रिटिश आए तो भाई ब्रिटिश का यहाँ आने के बाद इंडिया में कुछ उनका असर होना चाहिए। यूरोप का एक मेजर इंडस्ट्रियल पावर है जो कि रेनेसेंस देख चुका है, जो कि इतना पे है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट इंडिया में पड़ना चाहिए, ऐसा हम हमेशा सोचेंगे। असल में पड़ा भी, लेकिन ये एक तो कि बराबर नहीं पड़ा और उतना नहीं पड़ा जितना कि पढ़ना चाहिए। पढ़ा तुम जो जैसे कि क्या विशेष तुम्हारा कितना नंबर आया था 12वां में? 10th में कितना नंबर आया था? 8 CGPA था। साइंस लिया होगा? हाँ, कॉमर्स कहे नहीं लिया? जानते हो कहे नहीं लिया? उसका जवाब आज के क्लास में। तुम इस चलते नहीं लिया क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक अवधारणा है कि जो तेज बच्चा है उसको साइंस लेना चाहिए, जो मीडियम बच्चा है उसको कॉमर्स लेना चाहिए, और जो कमजोर बच्चा है उसको आर्ट्स लेना चाहिए। इस चलते तुम नहीं लिया। ये इस समय हुआ डेवलपमेंट है जो कि लेटर फेज में सामाजिक इम्प्रिंट रहेगा। तो ये ब्रिटिश समय का इम्पैक्ट है कि तुम जो है 12th में साइंस काहे लिया। ब्रिटिश के देखो क्या है ना, हिस्ट्री में जिधर आंख डालो प्रॉब्लम को तुम कहीं ना कहीं से ब्रिटिशर्स के ऊपर थोपिए सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका ट्रेस जो है वहां तक जाएगा। उन 200 सालों ने भारत को बदल दिया, हम बिल्कुल बदल गए। तो शुरुआती फेज में अर्ली में हम क्या देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर ज्यादा असर भी नहीं होने वाला है। आरपी दत्त का भी अगर हम तर्क यूज करेंगे संध्या तो भी हम देखेंगे कि ऐसा बहुत ज्यादा चीज अर्ली फेज में बदलना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? मर्केंटाइल फेज था, यानी वो व्यापारी थे। अब व्यापारी क्यों खर्च करने चला? उसको तो लाभ कमाने से मतलब है ना, तो प्रॉफिट लेकर के जाना है। तो एजुकेशन के मध्य में कोई ज्यादा पैसा डाल करके इनका भला करे, इसका कुछ मतलब नहीं रहा। इंडिया में रियल सेंस का एजुकेशन हमको दिखाई कब पड़ना चाहिए विशेष? सेकेंड फेज में, 1813 के बाद से। 1813 के बाद हमको इंडिया में शिक्षा का विकास क्यों नजर आना चाहिए? अब देखो ये जो आरपी दत्त के जो पिलर पॉइंट्स हैं इनके रेफरेंस में देखिए। 1813 में कहानी बदल गई। 1813 से पहले दूसरी कहानी थी, 1813 में कहानी बदल गई। 1813 में कहानी क्यों बदली? क्योंकि ब्रिटेन में आ गया है औद्योगिक क्रांति। अब ब्रिटेन यहाँ से व्यापार करने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाने, अपने मशीनों में तैयार कर रहे और वापस इंडिया में बेचने के लिए, है ना। तो अगर इंडिया में बेचना है तो ब्रिटेन में क्या बन रहा है? ब्रिटेन में कोई खड़ाऊ थोड़े बन रहा है, ब्रिटेन में धोती थोड़े बन रहा है, ब्रिटेन में कफ बन रहा है, टाई बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, कोट्स बन रहे हैं। तो भाई अगर इन मक्खन खाने वालों को बटर बेचना है
तो इनको लेवल अप तो करना पड़ेगा ना। तो चूंकि 1813 से 58 के बीच में इंडस्ट्रियल फेज चलना है, तो हम क्या देखेंगे कि इंडिया में एजुकेशन का एक डेवलपमेंट तो हमको नजर आएगा, जहां स्टेट जो है वो करेगा। हालांकि प्रायोरिटी में ये रेलवे से कम पड़ने वाला है, यानी कि जो अलोकेशंस होंगे वो रेलवे जितना नहीं होंगे, लेकिन हमको देखने को मिलेगा। शुरुआती रूप कैसा देखेंगे? शुरुआती रूप हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ इंडिया में अर्ली फेज में जो बैठे कॉलेजेस थे, उनमें से एक कलकत्ता मदरसा था, जो कि 1781 में वैरेन हेस्टिंग ने बैठाया था। यहाँ पे मुस्लिम लॉ की पढ़ाई होती थी। दूसरा एक संस्कृत कॉलेज, ये 1791 में बैठा था जोनाथन डंकिन के द्वारा, और यहाँ पे हिंदू लॉ की पढ़ाई होती थी। और एक तीसरा कॉलेज हम लोग देखे ही थे, फोर्ट विलियम कॉलेज, 1805 में वेलेस्ली बैठाया था सिविल सर्विसेज को ट्रेन करने के लिए। लेकिन हम क्या देखेंगे, वेलेस्ली के जाने के बाद ये कॉलेज भी बंद हो जाएगा, है ना। तो ये अर्ली कॉलेजेस बैठ रहे हैं। इनका टाइम जरा गौर करो सिखा कि ये 1790, 91, 1805, ये सभी समय 1813 के पहले वाले समय है ना। तो ये कॉलेजेस जो हैं वो क्यों बैठ रहे हैं? रियल में ये कॉलेजेस बैठ रहे हैं वैसे इंडियंस को तैयार करने के लिए जो जुडिशियल में थोड़ा ये सहयोग कर पाए। यानी कि ब्रिटिश, इस दौरान में हम क्या देखेंगे कि इंडिया में न्यायपालिका का भी विकास हो रहा है, जुडिशियरी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स को तो नहीं पता है कि हिंदू लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ क्या है, और किस हिसाब से हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये लोकल लेवल पे ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इनमें लोगों को तैयार कर पा रहे हैं कि ये जुडिशियल सेटअप में क्लर्क का या इसका भूमिका दे पाए, जो कि ब्रिटिश को इनपुट दे पाए कि हाँ भाई ये मामला है तो हिंदू लॉ के हिसाब से ठीक है या मुस्लिम लॉ के हिसाब से ठीक है। ये अर्ली फेज है, जबकि इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क या तो हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, या फिर खुद गवर्नर जनरल के बने हुए ब्रिटिश वाले लॉज, इन्हीं तीन तरीके के कानून, ठीक है ना। तो ये जो अर्ली कॉलेज बैठे वो असल में इंडिया के शिक्षा के विकास के लिए नहीं बैठे, बल्कि ब्रिटिश मशीनरी में योगदान देने के लिए भारतीयों को तैयार करने के लिए बैठे, ठीक है। ओके, अब देखो हम रियल सेंस में क्या देखेंगे कि संस्थागत रूप से भारत में शिक्षा का विकास, इंस्टीट्यूशनल रूप में, मतलब कि हमारे पास तय बैठी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि शिक्षाएं देंगी। इसका रियल विकास हम क्या देखेंगे, 1813 में देखेंगे। चार्टर एक्ट जो 1813 रहेगा, उसमें पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होगा, यानी एक ऐसा शिक्षा का रूप जो कि राज्य प्रयोजित करेगा, स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट के खर्च पे इंडिया में एजुकेशन के मॉडल बैठेंगे। हम लोग को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, 1813 से तो इन लोग एजुकेशन का गाना गाना शुरू ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आरपी दत्त बोले, है ना। लेकिन इसमें क्या था, टू लिटिल टू लेट था, है ना। टू लिटिल क्या था कि महज 1 लाख रुपए पर वर्ष जो है वो अलोकेट किए गए थे इंडिया में एजुकेशन के लिए। आज के इंडिया में देखो कि एक आइडियल मॉडर्न डे में एजुकेशन के लिए 2% से 3% ऑफ द जीडीपी लगता है। एक शिक्षा के लिए कितना खर्च हो तो वो जीडीपी का 2% 3% होता है। उस समय वो 1 लाख रुपए पर ईयर पूरे भारत में शिक्षा को चलाने के लिए सैंक्शन कर रहे हैं, तो ये तो टू लिटिल है। और दूसरा बात क्या है, 1813 ने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष का प्रावधान रखा भी था, तो भी वो तुरंत मिलना नहीं चालू किया। 10 साल बाद 23 के बाद से 1 लाख रुपया मिलना चालू किया, टू लेट। तो इट वॉज टू लिटिल टू लेट, बहुत कम था और बहुत देर से आया। अब हम क्या देखेंगे कि इंडिया में कुछ एक इंटेलिजेंसिया है, भारत में एक बुद्धिजीवी वर्ग है। जरा इस बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में हमको समझाएं तो, कौन है ये भारत के बुद्धिजीवी वर्ग और इनका योगदान क्या होने वाला है? संध्या, ये मिडिल क्लास वाले हैं, है ना। जैसे ये जमींदार हैं या फिर टैगोर जैसे फैमिली हो गए, या तो व्यापारी हैं जो कि अच्छे फैमिली से आते हैं। इनके पास संसाधन है कि ये ब्रिटेन में जाकर के एजुकेशन ले सकें और मॉडर्न शिक्षा जो है ले पाए। ये इंटेलिजेंसिया का रोल क्या होने वाला है? क्योंकि यही पहले पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बाकी लोगों को लीड करके लेकर के जाने वाले हैं। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय या इस तरीके के लोग जो तुमको देखोगे कि संपन्न घर से आ रहे हैं, उन लोग इंडिया में डिमांड करना चालू करते हैं कि भाई आप कॉलेज बैठाइए। उन्होंने जो है सो 1817 में एक कलकत्ता कॉलेज के लिए ग्रांट लेने में सफल हो पाए, यानी कि 1 फुट का कॉलेज बैठा। 3 संस्कृत कॉलेज भी बैठे उस समय, एक कलकत्ता में, एक दिल्ली में और आगरा में, ठीक है। वो हम 1817 के आसपास में कर रहे हैं। अब इस बीच में ब्रिटिशर्स ने 1813 के बाद ये डिसाइड कर दिया
कि इंडिया में हमको अब एजुकेशन चलाना है, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन चलाना है, राज्य प्रायोजित शिक्षा चलानी है। लेकिन अब एजुकेशन का मॉडल कैसा हो, कैसा एजुकेशन चलाएं? क्या जैसा ब्रिटेन में चला रहे हैं वैसा चलाएं, क्या जैसा इंडिया में पहले से चलता आ रहा है वैसा चलाएं, या फिर कोई तीसरे तरीके का शिक्षा चलाएं? ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट होने वाला है। इस डिबेट में, ये डिबेट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ये डिबेट ब्रिटेन के सोसाइटी में हो रहा है। ब्रिटेन के सोसाइटी में लोग 3 वर्गों में बटे हुए हैं। एक वर्ग कहता है कि इंडिया में ऐसा शिक्षा चलाइए जैसा कि ब्रिटेन में है, क्योंकि हम लोग सुपीरियर लोग हैं, हमारे यहाँ जो है सो कोट अनकोट बेहतर सिविलाइजेशन है ना। तो ऐसे ग्रुप को हम एंग्लिसिस्ट कहेंगे। एंग्लिसिस्ट वो ग्रुप हुए जो कि ब्रिटेन के मॉडल में इंडिया में एजुकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया में ब्रिटेन में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाइए, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाइए। दूसरे एक स्कूल है जिनको हम ओरिएंटल स्कूल कहते हैं। एक दूसरे वर्ग के लोग ब्रिटेन में बैठे हुए हैं जिनका ये सोचना है कि ठीक है, इन लोग को मॉडर्न एजुकेशन तो दीजिए, लेकिन अंग्रेजी में कहे दीजिए, स्थानीय भाषा में दीजिए। तो एक ओरिएंटल सोच वाले हैं। एक तीसरा जो है वो यूटिलिटेरियन ग्रुप के लोग हैं। उनका सोचना है कि अंग्रेजी या हिंदी क्या करना है, इनको वैसा सिखाइए जो इनके काम आए। तो इनके यहाँ गरीबी है तो इनको कुछ स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इस तरीके की चीज दीजिए। तो इन तीनों ग्रुप में भेद, वहां पे बहस चल रही है कि भाई इंडिया में एजुकेशन का मॉडल कैसा हो। ये एंग्लिसिस्ट ओरिएंटल डिबेट था जो कि ब्रिटेन में चल रहा था। ये बहस को समाप्त करते हैं जब इंडिया के एजुकेशन का पहला फ्रेमवर्क आया, और वो लेकर के आएंगे थॉमस मैकॉले। थॉमस मैकॉले 1835 में एक लीगल डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट का नाम होने वाला है द मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। मिनट का मतलब ये घड़ी सेकंड वाला मिनट नहीं समझेंगे, मिनट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो एक कानूनी कागज को जो है सो मिनट कहते हैं। तो उन्होंने जो है सो इंडिया के लिए एक एजुकेशन का मॉडल बनाया और उसको निकाला, कहा कि ये है मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। अब मैकॉले ने कैसा जो है वो मॉडल बनाया, और मैकॉले जिम्मेवार है तुम्हारे लिए, समझ गए, विशेष तुम्हारे लिए मैकॉले जिम्मेवार है। मैकॉले ने क्या सोचा कि ये इंडियन तो नालायक है, ठीक है, मतलब निरा बेवकूफ। तो ऐसा करते हैं कि इनको थोड़ा साइंस का ज्यादा ही डोज देते हैं। भाई ज्यादा डोज देंगे तो कुछ रह जाए, वो ये सोचेंगे कि कुछ रह जाए। तो ये जो साइंस के ऊपर जो तुम फोकस देखोगे वो ये मैकॉले का दिया हुआ देन है। इन्होंने एंग्लिसिस्ट मॉडल अपनाया कि भाई ब्रिटेन में जो शिक्षा दे रहे हैं वैसा ही हम यहाँ पे दें, और इसमें साइंस का थोड़ा एक्सेस डोज दे। और भारतीय समाज की ये ताकत होने वाली है कि हम मेल्टिंग पॉट हैं, यानी हम किसी भी रंग के संपर्क में आते हैं हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। तो उन्होंने ज्यादा साइंस डाला, सोचा कि हमारे यहाँ थोड़ा कम चलता है, इनको थोड़ा ज्यादा साइंस देते हैं। ये इंडिया के फेवर में काम कर गया। और देखो कि असर ये है कि आज के समय यूएस जैसा दुनिया का सबसे टॉप इकोनॉमी, जहां पे रिसर्च बताता है कि 33% लोग ये समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट वाकई में रियल आदमी थे, और एक इंडियन सोसाइटी जो कि गरीब कम है, लेकिन हमारे यहाँ पंडित जी को व्हाट्सएप पे ब्याह करवाने में तन को हर्ज नहीं है। तो एजुकेशन और साइंस, बल्कि हम क्या देखें कि यहाँ के एजुकेशन वाले जो हैं, रिलीजन वाले हैं, वो साइंस को अपना लिए हैं। वो कंफ्लिक्ट नहीं है रिलीजन वर्सेस साइंस, जो कि दूसरे सोसाइटीज में तुमको देखने को मिलता है, इंडिया में नहीं। रिलीजन जो है सो साइंस को अपना एक पार्ट के रूप में ले लेगा। तो ऐसा इस डॉक्यूमेंट और इस ट्राजेक्टरी के कारण हुआ। यहां से उठ करके हम आते हैं, ठीक है। तो मैकॉले ने इंडिया के लिए एजुकेशन मॉडल बनाया। अब इस एजुकेशन मॉडल की और क्या खूबी थी? साइंस तो भरपूर देंगे, अंग्रेजी पे देंगे, और इसमें ब्रिटिशर्स को गुड मैन दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब सिनेमा में हीरो जो है वो ब्रिटिश वाला आदमी होने वाला है ना। ऐसा करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज में जो ब्रिटेन के लिखे हुए प्लेज और नाटक भी जो चले थे, तो जैसे शेक्सपियर का नाटक चल रहा है, तो उसमें कहीं पे भी जहां पे कि एक व्हाइट मैन विलेन के रूप में देखा जा रहा था, उसको काट के हटा दिया, किताब में से एडिट आउट कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे ब्रिटिश मैन जो है वो एक विलेन के रूप में नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक मॉडिफाइड अलग तरीके का इंडिया में पहला एजुकेशन मॉडल जो लेकर के आएंगे वो मैकॉले लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न साइंस देंगे, लिटरेचर देंगे और इंग्लिश मीडियम चलाएंगे, ठीक है ना।
अब इसका असर क्या पड़ा? मैकॉले का मॉडल आ गया, यानी पहली बार औपचारिक रूप से ब्रिटिश ने नीतिगत निर्णय लिया कि हम भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन चलाने वाले हैं। तो इनसे पहले, मैकॉले से पहले जो हमको छिटपुट के कॉलेजेस उठते हुए दिख रहे थे कि एक छोटा सा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बैठा, फोर्ट विलियम कॉलेज बैठा, हम क्या देखें कि मैकॉले के मिनट आने के बाद ताबड़तोड़ कई सारे कॉलेजेस बैठे हैं। इनमें से नाम इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आगे आते हैं कि कौन कौन से नाम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ढेर सारे कॉलेज हमारे पास उठ के आए। लेकिन एक चीज गौर करने का है, कॉलेजेस उठ के आए, उच्च शिक्षा के संस्थान उठ करके आए, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा जो है वो नहीं बनी। प्राइमरी, अब देखिए दो चीजें, हायर एजुकेशन क्या करता है और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन क्या करता है। एजुकेशन के ये जो डिफरेंट लेवल हैं वो एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए बने हुए हैं। अगर आप एक जगह में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो असल में आप एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा की पहुंच बढ़े, ज्यादा लोग तक पहुंचे। लेकिन जहां आप उच्च शिक्षा के संस्थान करने की बात कर रहे हैं तो वहां कुछ सिलेक्टेड लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, लेकिन वो सबके लिए खुला नहीं होने वाला है। तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे पास हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस तो बैठ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को चूंकि हमने नेग्लेक्ट किया है, तो हम क्या देखेंगे, इंडिया में एजुकेशन का वो यूनिवर्सलाइजेशन, वो सार्वभौमिकीकरण जो है वो इंडिया में हमको देखने को नजर नहीं आता है। ठीक है, राइट। ब्रिटिश जो है बेसिकली इस दौरान में भी जो कॉलेजेस बैठा रहे हैं वो ब्राउन ब्रिटिश, भूरे अंग्रेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय की उनकी आवश्यकता ये थी। ये पॉलिसी की जो मैकॉले ने बनाया, उन्होंने तर्क क्या रखा कि इंडिया में जो है सो हम क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों हम हायर एजुकेशन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने जो थ्योरी दिया वो कहलाया कि ये फिल्ट्रेशन थ्योरी है या ट्रिकल डाउन थ्योरी है। फिल्ट्रेशन या ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या कहता है कि आपको सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक को पढ़ा दिए तो जो पढ़ेगा वो अपने नीचे जो है सो वो चू जाएगा। समझ लो, ट्रिकल डाउन कहने का मतलब ये हुआ, कुछ लोग को पढ़ाएंगे तो वो नीचे की ओर जो है सो चला जाएगा, और जिन लोगों को पढ़ा रहे हैं ये ब्रिटिश और आम इंडिया के बीच में लिंक का काम करेंगे। तो वो एक फिल्ट्रेशन थ्योरी पे बैठ करके बना रहे हैं। लेकिन हम आगे क्या देखेंगे कि फिल्ट्रेशन थ्योरी हाँ कुछ रूप में काम करता है, लेकिन रियल सेंस में आजाद भारत में हम जो एजुकेशन का सार्वभौमिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के मॉडल पे होने वाला है। हायर एजुकेशन तो दूसरी चीज है, वो तो एपेक्स दिखाता है, ऊंचाई दिखाता है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से किया मैकॉले का पॉलिसी। मैकॉले ने एक बात ध्यान जोर दिया था, वो क्या दिया था कि ठीक है शिक्षा कीजिए लेकिन ढेरे खर्चा मत कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि मैकॉले का पॉलिसी एजुकेशन को इकोनॉमिकल रखने पे था। शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसका एक सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैकॉले के समय और मैकॉले के बाद भारतीय शिक्षा में क्या बदला। अगला आते हैं हमारे पास जेम्स थॉमसन का। जेम्स थॉमसन असल में क्षेत्रीय विकास करेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन जो होने वाला है वो पूरे इंडिया पे नहीं होगा। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कहां बोल रहे हैं, अफगानिस्तान सीमा के पास में हम बोल रहे हैं इधर, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना। तो ये एनडब्ल्यूएफपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, 43 से 53 तक रहे थे। इन्होंने क्या किया था कि अपने इलाके में ये जो आज का हमारा आरटीआई है इस तरीके का मॉडल ले आया था कि वहां पे यूनिवर्सल एजुकेशन और फ्री एजुकेशन वो लगाने पे लगे हुए थे। तो वो अपने इलाके के लिए काम कर रहे थे, उस इलाके लिए कर रहे थे, लेकिन इसका असर ये पड़ा कि इधर जो हमारे पास राजा राम मोहन रॉय या इस तरीके के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डिमांड करना चालू करेंगे कि भाई इधर भी लगाइए, पूरे इंडिया में लगाइए। तो इनके बैकग्राउंड में इंडिया के अंदर से लोगों ने डिमांड शुरू किया कि भाई जैसा वो कर रहे हैं उस तरीके से इंडिया में एजुकेशन का नेटवर्क बढ़ाया जाए। इस बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से चार्ल्स वुड को भेजा गया कि आप इंडिया जाइए और जाकर के देखिए कि इंडिया के एजुकेशन में क्या बदलने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। वो जो चार्ल्स वुड को इंग्लैंड से डिस्पैच किया गया था, मतलब भेजा गया था, उसी को चार्ल्स वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है ना, चार्ल्स वुड भेजे गए थे 54 में कि इंडिया जाइए और जाकर के देखिए कि इंडिया में क्या स्थिति है। चार्ल्स वुड ने अपना रिपोर्ट दिया। अब चार्ल्स वुड का जो रिपोर्ट है वो रियल सेंस में इंडियन एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ आने वाला है।
यहाँ पे वो मॉडल बैठेगा जो कि आगे चल करके आज हमारे जो इंडिया का एजुकेशन का सिस्टम है वो लेके आने वाला है। इन्होंने क्या बदला, पहले से क्या बदला? देखो, मैकॉले ने जो ये कहा था कि हम एंग्लिसिस्ट अप्रोच रखेंगे, यानी कि अंग्रेजी भाषा में हम शिक्षा देंगे, ये उससे एक अलग रणनीति अपनाएंगे और ये क्या कहेंगे कि हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा होने वाली है वो अंग्रेजी में दीजिए, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा होने वाली है वो स्थानीय भाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप लोगों को दीजिए। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है जबकि हम क्या देखेंगे, एक आधुनिक साइंटिफिक एजुकेशन स्थानीय भाषा में विकसित हो रहा है, वोकेशनल लैंग्वेज में हो रहा है। इन्होंने ग्रांटिंग एड भी दिलवाया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। इन्होंने बोला कि जो सरकारी स्कूल होंगे वो सेक्युलर नेचर के होंगे, मतलब धर्म वाला नहीं करेंगे। ये जो आज का जो तुम आर्टिकल्स देख रहे हो राइट टू एजुकेशन वाले जो है वो इसी से इन्फ्लुएंस है। दूसरा बात उन्होंने क्या कहा, और ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। द एजुकेशन इज द स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम स्टेट जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम ये बिहार झारखंड वाला स्टेट नहीं बोल रहे हैं, यहाँ स्टेट बोलने का मतलब कंट्री है, ठीक है ना, सरकार है। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि शिक्षा दिया जाए। पहली बार ये स्थापित हो रहा है द एजुकेशन ऑफ द मास इज अ स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सरकार की जिम्मेवारी है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इनका असर क्या पड़ा, देखो कि ताबड़तोड़ कॉलेजेस खुलने चालू होंगे। 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता खुला, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे खुला, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास खुला। 1857 के ये बड़े वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आज प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि सरकार के अंदर में पहली बार एक अलग विभाग बनाया गया, शिक्षा विभाग। इससे पहले गवर्नमेंट के अंदर में कोई एजुकेशन का डिपार्टमेंट नहीं था, तो पहली बार शिक्षा विभाग बैठा। दूसरा चीज क्या है कि एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया पूसा न्यू दिल्ली में, जो कि असल में आज भी इंडिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान है। ICAR आज उसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पूसा वाला। उसके बाद रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया जो कि आगे चल करके IIT रुड़की हो जाने वाला है। ये वुड डिस्पैच का प्रोडक्ट होने वाला है। तो वुड डिस्पैच ने क्या किया कि इंडिया में बहुत रैपिड चेंज लाया। तो बदलने के लिए तो मैकॉले के मिनट ने भी बदला था, लेकिन ये उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है और वुड डिस्पैच में बदला। अब वुड डिस्पैच जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं, ये इंडियन एजुकेशन का वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा के जो मॉडल है वो उस बेसिस पे इंडियन एजुकेशन को मूव करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करना गलत है, हम ये कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन ये जो करने का कोशिश क्या कर रहे हैं कि साइंस को हम अरबी भाषा में पढ़ाएंगे, ये रीच बढ़ाने वाला है। ठीक है ना। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला जो हमारे पास डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो 1882-83 में देखने को मिलेगा, जबकि इंडिया में एजुकेशन के लिए अगला आयोग आएगा, हंटर आयोग, हंटर कमीशन। अब हंटर कमीशन से पहले क्या स्थिति थी? वैसे तो वुड डिस्पैच के आने के बाद से इंडिया में एजुकेशन चलो ठीक है डेवलप होना चालू किया है ना। हंटर कमीशन आने से पहले स्थिति ये था कि जो असल में मैकॉले से चलता हुआ वुड डिस्पैच तक जो कंटिन्यू चला था वो क्या चला था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जो मद्रास यूनिवर्सिटी बैठ रहा है, ये असल में गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं करा रहा है, बल्कि एक उच्च शिक्षा का क्षेत्र खड़ा कर रहा है। तो वो रिसर्च कर रहा है, हायर एजुकेशन पे काम कर रहा है, पर इंडिया में अभी भी रीच तो नहीं है ना। रीच करने का मतलब है जहां पे गांव-गांव के बच्चे जो हैं वो स्कूल जा पाए। तो हंटर कमीशन से पहले ये स्थिति थी। उससे पहले और भी स्थिति बदतर तब हो गई जब 1870 में 1870 में ये जो शिक्षा और प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा था ये यूनियन लिस्ट से हटा करके प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया गया। यानी कि ये सेंट्रल लिस्ट, यानी कि केंद्र सरकार की अब जिम्मेवारी नहीं होने वाली है, बल्कि प्रांतीय सरकारों की जिम्मेवारी होने वाली है। प्रांतीय सरकार, तो केंद्र सरकार के पास तो मान लो ज्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी होता भी, वो कुछ करता भी, हम क्या देखेंगे कि अब चूंकि प्रांतीय सरकार के ऊपर जिम्मेवारी चल गई तो इसका नेग्लेक्ट और बढ़ता है, यानी कि एजुकेशन जो है वो खराब हो चुका था इनके आने से पहले। ठीक है, 1882 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने ये कमिटी बैठाया था, HWW हंटर के नाम पे,
और इनको बोले थे कि आप भाई पता कीजिए कि वुड डिस्पैच के बाद से अब तक भारतीय शिक्षा में क्या क्या कमियां रही हैं और इन कमियों को हम दूर कैसे करने वाले हैं, राइट। हंटर कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। पहला बात तो ये रिकमेंडेशन दिया जो कि पुराने बात का कंटिन्यूएशन है, वो ये है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अंग्रेजी भाषा में नहीं होना चाहिए बल्कि स्थानीय वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में बचपन को फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाने लगे तो दिक्कत होना है ना। दूसरा चीज, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राथमिक शिक्षा को विकसित करना, यानी कि यहाँ पे भी स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं। क्या पिछले वाले से बदला है? नहीं बदला है। देखो हिस्ट्री में एक बात बताते हैं, हमको कंटिन्यूटी और चेंज पे ध्यान रखना होता है। हमको ये देखना होता है कि क्या वैसी चीजें हैं जो पहले से आगे जस की तस बरकरार हुई हैं, और ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या वो चीजें हैं जो कि बदल गई, ठीक है ना। तो इनमें से प्राइमरी लैंग्वेज, प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा, ये कोई नई बात बोल रहे हैं क्या? नहीं। किसने भी बोला था? वुड डिस्पैच भी बोला था, है ना। दूसरा बात है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सरकार की जिम्मेवारी है शिक्षा को चलाना, ये भी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये बात भी हमारा वुड डिस्पैच बोल चुका था, ठीक है। हंटर कमीशन ने क्या बोला कि इंडिया में फीमेल एजुकेशन को लेकर के बहुत कमी है। फीमेल एजुकेशन, अब तक ये मुद्दा हमको उठता हुआ नजर नहीं आया। देखो समाज सुधार के दौरान में हम लोग बात करेंगे, इंडिया में पहले के समय एक प्रथा चला करती थी, सती प्रथा, है ना। सती प्रथा में होता क्या था कि महिलाओं को अपने मृत पति के साथ में जो है वो जल जाना होता था। अब इसके जो है सो कुछ एडवोकेट बोलेंगे कि नहीं भाई सभी महिलाएं सती नहीं करती थी, जिनके बच्चे हैं या जिम्मेवारियां हैं उनको नहीं करेंगी। लेकिन सोचो कि कहीं पे एक सामाजिक दबाव में एक महिला को अगर आत्मदाह करना पड़ रहा है तो तुम ये रूल आउट नहीं कर सकते हो कि उसका मिसयूज नहीं हुआ होगा, एकदम हुआ होगा, ठीक है। तो कहीं से भी एक ह्यूमन लाइफ अगेंस्ट विल अगर चला जा रहा है तो वो गलत है। इसका ओरिजिन पीछे जो कुछ एपोलॉजिस्ट होंगे वो इसका ओरिजिन पीछे ट्रैक करने पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि मराठवाड़ा, और इसमें क्या है कि शहर के सारे पुरुष जो हैं वो युद्ध में लड़ने चले गए और अगर मर गए तो आकर के आक्रमणकारी यहाँ से महिलाओं को उठा करके ना ले जाएं, इस चलते महिलाएं जो है सो आत्मदाह की परंपरा पहले से चला करती थी एज अ मेजर ऑफ सेल्फ थी। अब वुमेन जो है ना, वुमेन हमेशा से थ्रू आउट द हिस्ट्री वो एक प्रॉपर्टी के तौर पर, वो एक प्रतिष्ठा के विषय के तौर पे देखी जाती है। उनका तो एक्चुअल ट्रेडिंग हुआ है, तुम क्या बात करते हो कि दो महिलाएं एक गांव, ट्रेडिंग हुआ है, दे हैव एक्टेड एज अ मनी। तो एक उस बैकग्राउंड से उठ करके आज के जिस सोसाइटी में हम जहां पे पहुंचे हुए हैं, एक ट्रिमेंडस कहानी जो है वो बदली है। सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा में क्या होता था कि महिलाएं जल गई। ब्रिटिशर्स बड़े फैसिनेटेड थे सती प्रथा, मतलब उनके यहाँ ब्रिटिशर्स के रिसर्च पे रिसर्च बैठे थे कि अरे इंडिया में सती हो रहा है, इंडिया में सती हो रहा है। देखो कि उनके रूम भर रिपोर्ट भरे पड़े हुए हैं कि महिलाएं जो है सो सती हो रही हैं, उस इलाके में हुआ, ये हुआ। पुलिस थानों को विशेष सूचना थी कि आपके इलाके में सती होता है तो तुरंत भर में रिपोर्ट कीजिए। वो सती प्रथा से फैसिनेटेड है। इंडिया में सती टूरिज्म चला करता था, इंग्लैंड से लोग आते थे सती देखने के लिए, समझ गए। ये सती को इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हीं महिलाओं के साथ जुड़े हुए शिक्षा के विषय जो है वो निगलेक्टेड है। वुमेन एजुकेशन पे कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? देखो क्या है, वुमेन को एक कंपैरिजन के पॉइंट पे देखा जाता है। जैसे कि देखो कि एक घर का लड़का कितना भी बिगड़ा हुआ बदमाश हो, उससे उसके घर की इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन उनकी लड़की पे आंच आ गया तो देखो कहें कि उसका तो घर खराब। ये मोरल जस्टिफिकेशन कि भाई आपकी महिलाएं ऐसी हैं, आपकी महिलाएं ऐसी हैं, ये कंपैरिजन थ्रू आउट द हिस्ट्री होता आया है। और आज भी देखो हमारी जो पूरब की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, हम पाश्चात्य सभ्यता की बुराई किस रूप में करते हैं? उनकी महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं। हम कैसे बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन? हम महिलाओं का ही प्रयोग कर रहे हैं ये दिखाने के लिए। आपके यहाँ नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अगर पूर्वी सिविलाइजेशन के बारे में बोले कि हम आपसे अच्छे किए हैं, आप तो जो है ऊपर से नीचे बुर्का में लेके आए। ये बुर्का का टॉपिक, ये सिविलाइजेशनल लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दिखा पाना कि आपके यहाँ की महिलाएं देखिए जल करके मर रही हैं, ये एक मोरल सुपीरियोरिटी देता है कि हम तो भाई सभ्य हैं,
हमारे यहाँ महिलाओं की इतनी स्थिति है, अच्छी है, हमारे यहाँ सती नहीं हो रहा है, आपके यहाँ सती हो रहा है। ये एक कॉलोनियल और एक कॉलोनाइज्ड के बीच का सभ्यता का दूरी दिखाने का पॉइंट। वुमेन एजुकेशन पे कहा नहीं बतिया रहे हैं क्योंकि उनके खुद के घर में वुमेन एजुकेशन नहीं है। सती के ऊपर आप इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट मिल रहा है कि हम उनपे बता पाए कि हाँ भाई आपके यहाँ की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। आप वुमेन एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस समय में ब्रिटेन में खुद वुमेन एजुकेशन नहीं है। ब्रिटेन में वुमेन एजुकेशन बहुत बाद में आने वाला है। तो हम क्या देखेंगे, भारत में वुमेन एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन पे पहला प्रयास जो है वो हंटर कमीशन के साथ में हमको देखने को मिलेगा, राइट। कमीशन ने क्या कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन को आप दो भाग में तोड़ दीजिए। एक तो होने वाला है एकेडमिक एजुकेशन जो कि लिटरेरी एजुकेशन होगा, इसमें आदमी विश्वविद्यालय तक जाएगा, और दूसरा होने वाला है वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि जिनको काम करना है उनको ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का क्या जरूरत है, उनको वोकेशनल कोर्स आप जो है सो कौशल सिखा करके काम में लगाइए। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल पे ये जो डिवीजन है ये हंटर कमीशन लेकर के आता है, ठीक है। कमीशन जो है वो रेकमेंड किया क्या कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रांत लेवल से निकाल करके स्थानीय लेवल पे ले आइए, यानी कि लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के हाथ में दे दीजिए। जिला प्रशासन देखेगा कि हमारे इलाके में प्राइमरी एजुकेशन की क्या स्थिति है, ठीक है। ये रहा। अब इस कमीशन का क्या प्रभाव रहेगा? इस कमीशन का बड़ा प्रभाव रहेगा। हम क्या देखेंगे कि अगले 2 दशक तक, 2 डेकेड तक हमारे पास इंडिया में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का रैपिड ग्रोथ होगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, साथ में एजुकेशन का रीच बढ़ रहा है, यानी कि वो सार्वभौमिक हो रहा है, ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ढेर सारे हमारे पास कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज भी खुले। बड़े यूनिवर्सिटी जो इस दौरान में खुले उनमें की पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ 82-87 का। ये हंटर कमीशन तक हमारे पास डेवलपमेंट है। हंटर कमीशन से आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। ये पॉइंट असल में क्या है कि भारत में शिक्षा के विकास का पॉइंट नहीं है, ये इंडिया में शिक्षा के कंट्रोल का पॉइंट है। 1904 वो होने वाला है जिस समय की इंडिया में पॉलिटिकल फाइट चल रहा है ना। 5 में बंगाल विभाजन होने वाला है। बंगाल विभाजन से जस्ट पहले वाले समय पे खड़े हैं, समझो हम क्या कर रहे हैं। तो इंडिया में ये जो यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था वो असल में यूनिवर्सिटियों को कंट्रोल करने के लिए आया था, क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी से क्रांतिकारी निकल रहे हैं। तो अब ये क्रांतिकारी निकल रहे हैं, ब्रिटिश से लड़ने को उतर रहे हैं, तो आप सरकार के कंट्रोल में आ जाए कॉलेजेस, उसके लिए ये लेकर के आया गया था, ठीक है। 1904 में ये असल में रायले कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर बैठा हुआ था। रायले कमीशन जो है वो ये बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राइवेट प्लेयर या प्रांतों के हाथ में छोड़ देना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट जो है सो अपने हाथ में ले लेवे तो ज्यादा बेटर क्वालिटी जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। तो कहने के लिए बोल रहे हैं कि हम क्वालिटी वाइज कर रहे हैं, लेकिन रियल मोटिव क्या था कि हम एजुकेशनल संस्थानों के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि इन संस्थानों से हमारे पास क्रांतिकारी और वैसे लोग निकल करके आ रहे हैं, ठीक है ना। इसने फिर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को छोड़ दिया रायले कमीशन ने, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे वापस गए। यानी कि हम क्या देखेंगे, यू टर्न हुआ। किस बात से यू टर्न हुआ अपना, किस बात से यू टर्न हुआ रायले में, कि हम सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी को अब देखना छोड़ दिए और वापस हम यूनिवर्सिटी पे फोकस किए। तो यूनिवर्सिटी का पकड़ अच्छा बनेगा। कब से किस बात से यू टर्न हुआ? इससे पहले इंडिया में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का डेवलपमेंट का फेज हम कब देखेंगे, कब से देखेंगे? हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच का हंटर कमीशन। ये अलग अलग टुकड़े आज घर जाइएगा, रिवाइज करके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किस समय से किस समय के बीच में क्या बदला, किस समय से किस समय के बीच में क्या बदला, ठीक है। सत्यनारायण का कथा काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमारे मुंह से खाली आप सुन करके जाइएगा, अगला दिन निकल जाना है और एग्जाम में सवाल तो हरगिजो नहीं बनना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए इसमें। तो 1904 का ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था वो असल में रायली कमीशन के ऊपर पे बैठा हुआ था। रायली कमीशन जो कि फिर से चीजों को वापस रिवर्स बैक करेगा, जो कि हंटर कमीशन ने किया था, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट को अब आप जो है सो पढ़ाई लिखाई ज्यादा कीजिए, राजनीति कम कीजिए, प्राइवेट कॉलेज को एफिलिएशन मिलने से पहले आपको जांच करेंगे, हम स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाएंगे, यूनिवर्सिटी में कितने फेलो हो सकते हैं। फेलो समझता है कोई यूनिवर्सिटी में?
आप में से सब जो है सो ग्रेजुएशन लेवल पे डिट्रैक कर गए हैं, आप लोग कोई भी जो है सो एकेडमिक्स में आगे नहीं बढ़े। रिसर्च वगैरह के लिए फेलोशिप होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास उनको पे करते हैं, वो रिसर्च वाले लोग हैं जो कि कॉलेज के साथ में जुड़े रहते हैं। तो आज के समय हमारे पास फेलोज वो होते हैं जो कि एकेडमिक को ही परसू करेंगे। आप तो जॉब के रास्ते में निकल लिए, नहीं तो अगर आगे कंटिन्यू करते तो वो फेलोशिप, रिसर्च और ये वाला रास्ता जो है वो आगे जाता है एकेडमिया का। तो हमारे पास इस समय जो फेलोज हुआ करते थे उनकी संख्या कम कर दी कि अब जो है सो इतने सारे फेलोज नहीं होंगे, खर्चा भी कम हो गया, और दूसरी बात है फेलोज कौन होंगे ये सरकार तय करेगा। मतलब जब बहुत क्रांतिकारी वाले आदमी हैं तो आपको सीट नहीं देंगे, समझ गए, क्या आपको डिसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से क्रांतिकारी और आजादी के से लड़ने वाले लोग निकल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि 5 लाख रुपए का ग्रांट जो है सो दिया जाएगा ये हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। 5 लाख रुपया उस समय में भी कुछ नहीं है, पूरे इंडिया में आप यूनिवर्सिटीज को एट लार्ज देख रहे हैं, ठीक है ना। 5 लाख रुपया आज तो 5 लाख रुपया कुछ नहीं है। 5 लाख रुपया में एक सिंगल रूम का फ्लैट नहीं ढाल सकते हैं, सिंगल रूम नहीं ढाल सकते हैं। 5 लाख रुपया उस समय भी कुछ नहीं है, क्योंकि रेलवे में हमको कितना नंबर मिला था, रेलवे में कितना खर्चा किए थे जी, नंबर्स स्पेसिफिक रेलवे में कितना दिए, 369 तुम्हारा आर्टिकल नंबर आ रहा है दिमाग में, क्रॉस सर्किट हो रहा है। रेलवे में कितना खर्चा किया पिछले क्लास में तो हम लोग बात किए थे जी, करोड़ में था, और वो भी 359 करोड़। रेलवे में 359 करोड़ खर्चा कर रहे हैं पूरे भारत के शिक्षा पे, 5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। एक स्टार्ट डिसिमिलरिटी है, राइट। तो 5 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि भारतीय दृष्टिकोण से चीजें कैसी दिखती हैं। तो अगर नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटीज एक्ट रहा, ये बेसिकली दमनकारी कानून है, यानी सप्रेसिव लॉज है, लॉ था जो कि इंडिया में यूनिवर्सिटी और इस पे असल में नकारात्मक निगेटिव इंपैक्ट रखेगा इंडिया में उस समय, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय तक कहानी थोड़ी बदल गई है। कहानी कैसे बदला है ना, कि शुरुआत के फेज में ब्रिटिशर्स का थैंक यू कि उन्होंने जो है सो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल लाया, लेकिन तुम क्या देखोगे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल आते आते 1905-6 का समय ऐसा हो गया है कि आप चाह करके नहीं बंद कर सकते हैं। आप बंद कीजिएगा तो हमारे पास अपने लोकल पढ़े लिखे लोग हैं जो कि लोकल स्कूल खोल देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि 1905 के बाद से इंडिया में नेशनल कॉलेजेस और नेशनल स्कूल, यानी कि ये राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है सो स्कूल कॉलेज शुरू हो गया। ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक देखते हो, ये डीएवी, इसकी स्थापना होगी लाहौर में, और कई ऐसे ऐसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज आएंगे जो कि अब ब्रिटिश शिक्षा के साथ चीज वही है। आप कल के प्रशासक हैं, आप कल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप अलग अलग जगह पे अलग भूमिका में काम कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, शिक्षा जो है सो 100 बीमारी का एक इलाज है। एक इलाके में उग्रवाद है, डाल दीजिए शिक्षा, काम बन जाएगा। एक इलाके में महिलाओं के साथ जो है सो अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं, डाल दीजिए शिक्षा, काम बन जाएगा। एक इलाके में बेरोजगारी है, एक इलाके में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, एक इलाके में 100 मर्ज की एक दवा है, एजुकेशन डाल दीजिए। लेकिन क्या है कि दवा तुरंत काम नहीं करता। इस दवा के साथ खास बात क्या है ना, कि इसको असर करने में समय लगता है। आप आज एक एजुकेशन में कुछ बदलाव कर रहे हैं, इसका आपको असर 10 साल 12 साल बाद जब वो लड़का स्कूल छोड़ करके निकलेगा, और उसके बाद 15 साल बाद जबकि वो कॉलेज छोड़ करके निकलेगा, तब दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये असल में हमारी ताकत रहेगी। तुम जानते हो कि आजाद होने के बाद जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें नेहरू जी इंडिया भर में घूम घूम करके अलग अलग एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूशंस बैठा रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बैठ रहे थे, IISCs बैठ रहे थे, IIM बैठ रहे थे। आज जो दुनिया में खड़े होकर के टाइट होकर सीना ठोकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर ताकत हैं, हम साइंस की ताकत है, हम ये हैं, ये असल में उस दिन के डाले हुए बीज थे जो कि आज दे रहे हैं, सुंदर पिचई निकल रहे हैं। उस समय लगाए गए बीज थे जो आज जो है सो सत्य नडेला और सुंदर पिचई जैसे जो है वो आप निकल के ले जा रहे हैं। तो एजुकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में असर करता है। 1945 के बाद हम क्या देखेंगे, ब्रिटिश अब हमारे पास एजुकेशन चलाएंगे नहीं चलाएंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास अपना एक नेशनल एजुकेशन का एक इन्वायरमेंट हमारे पास क्रिएट हो गया है। हमारे पास कई लीडर्स कई ऐसे हैं जो कि अपने अपने इंस्टीट्यूशन खोले। हम लोग आजादी की कहानी में आगे देखेंगे, गांधी जी घूम घूम करके इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है।
तो ये 1904-5 का समय है, इस समय ऐसा हुआ। 1913 में गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेकर के एक पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर के आया, ठीक है। पॉलिसी रेजोल्यूशन असल में 1906 के बड़ोदरा के डिक्लेरेशन को इंडिया में कंप्लीट लागू करने के मांग के परिणाम में लाया गया था। यानी कि देखो 1906 में बड़ोदरा ने क्या किया था कि अपने इलाके में एक बढ़िया एजुकेशन का मॉडल शुरू किया था। वहां पे जो है सो एजुकेशन फ्री देंगे, कंपलसरी देंगे। अब इसकी डिमांड हो रही थी कि ये मॉडल जो है सो बाकी जगह लेके आए। इसको पूरा करने के लिए या फिर इसको पूरा करने से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाया था 1913 में। इस रेजोल्यूशन में क्या था? पहला बात कि हाँ, हम जो है सो इंडिया से क्या कहते हैं, इलिटरेसी, यानी कि इलिटरेसी के लिए सही शब्द क्या है? अशिक्षा, है ना। लिटरेसी अलग चीज होता है, लिटरेसी अलग चीज होता है, शिक्षा असल में सही शब्द नहीं है। लिटरेसी अलग चीज होता है और एजुकेशन अलग चीज होता है। क्या कहने का मतलब है? लिटरेसी एक पैरामीटर है। अगर आपको लिखने पढ़ने आता है तो आप लिटरेट हैं, ठीक है। शिक्षा है उसके एप्लीकेशन का, आपने जो सीखा है उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके सोचने के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक लर्नेड पर्सन और एक लिटरेट पर्सन दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है ना। तो हम शिक्षा बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन समझो कि शिक्षा का अर्थ दूसरा है। इसका मतलब सिर्फ साक्षर होता है, लिटरेट का मतलब साक्षर होता है, जिसको अक्षर लिखने या पढ़ने आता है, ठीक है ना। तो शिक्षा और साक्षरता दो अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि साक्षरता इंडिया में बढ़ाया जाए, इसके लिए इंडिया में फ्री कंपलसरी एजुकेशन हम लागू करेंगे। इसने पॉलिसी ने ये किया। इन्होंने क्या बोला कि भाई सेंटर के हाथ में तो कुछ है नहीं, ये तो प्रांतों का विषय है, तो हम प्रांत को डायरेक्टिव देते हैं कि आप कीजिए। तो अगर आप अपने न करके आपसे मांग किया गया, आप बोले कि नहीं भाई उनका काम है, वो गुप्ता जी कर देंगे, तो आप रेस्ट अश्योर कि गुप्ता जी नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा कि भाई प्राइवेट वाले जो है वो करें। इसने क्या कहा कि हर प्रोविंस में कम से कम एक यूनिवर्सिटी अब बैठाइए, तो रीच बढ़ाने का काम इस पॉलिसी डिसीजन में होगा। अगला बड़ा परिवर्तन हम लोग कब देखेंगे? 1917-19 में। अगले हिस्ट्री के क्लास में आइएगा तो ये टॉपिक रिवाइज करके आइएगा, हम पूछेंगे कि किस समय कहां पे क्या बदला था, ठीक है। सैडलर कमीशन आएगा 1917 में। सैडलर कमीशन जो है वो असल में बैठाया गया था सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, लेकिन सैडलर कमीशन ने जो प्रॉब्लम्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में देखे वो असल में सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रॉब्लम थे। इसका मतलब क्या है कि उन्हीं बात को आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन सेक्टर पे लगा सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, उन्होंने क्या बोला, और देखिए कि आज का ढांचा बन रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि अब कॉलेज में एडमिशन से पहले 12 साल की स्कूली शिक्षा होनी होगी। इससे पहले मैट्रिक के बाद आप जो है सो कॉलेज में जा सकते थे। आज के समय क्या है, आपको 10+2 आपको 12 साल की तो जरूरत पड़ती है ना। अब एनईपी जो है सो उसको और छोटे छोटे ब्रैकेट्स में तोड़ देता है। ये हम लोग आगे दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो 12 साल का होगा, पहले मैट्रिक के बाद आप यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, अब 12 साल हुआ। तो उसके बाद जो हम 10+2+3 का मॉडल जो हम लोग लेके चलेंगे वो असल में सैडलर कमीशन के पॉइंट से जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल के होंगे। हम देखेंगे कि वही सैडलर कमीशन वाला जो है सो हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। उन्होंने बोला कि सेकेंडरी और इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम कराने वाला एक सेपरेट बोर्ड बैठाइए। आज के समय हम देखते हैं कि सेकेंडरी और इसके लिए जो है सो सीबीएसई, आईसीएसई, जैक जो है वो ये है। बस ये क्या है कि ये जो हमारे आज के बोर्ड हैं ये सेंट्रल या स्टेट लेवल के बोर्ड हैं, वो 10-12 में डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, ये 10th का भी कराते हैं और 12th का भी कराते हैं। इन्होंने जो बोला था वो क्या बोला था कि 10th के लिए अलग बोर्ड बैठाइए और इंटरमीडिएट के लिए एक अलग सेपरेट बोर्ड बैठाइए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन जो आप उस एक्ट के साथ में कड़ा कर दिए थे उसको थोड़ा ढीला कीजिए ताकि इंडिया में यूनिवर्सिटीज का ग्रोथ हो। और उन्होंने ये भी बोला कि यूनिवर्सिटीज जो अभी के समय बन के रह गए हैं वो क्या है
कि अलग अलग कॉलेजेस को कनेक्ट करने वाला एक संस्था, असल में ऐसा नहीं है। आज के समय क्या है कि आप अक्सर देखेंगे कि ये कोई यूनिवर्सिटी है, अब यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर में एक भी क्लास नहीं चलता है, यूनिवर्सिटी बस कॉलेज को एफिलिएट करके रखा है, क्लासेस जो है वो कॉलेजेस में चल रहे हैं, है ना। तो यूनिवर्सिटी असल में अभी जो काम कर रहा है वो कई यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज अलग होते हैं। आज का एजुकेशन सिस्टम हम लोग बाद में समझेंगे, आज हिस्ट्री से हम लोग बाहर निकल जाएं। तो आज वैसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं हो, यूनिवर्सिटीज खुद में एक लर्निंग के जगह हो, वहां पे क्लासेस चलाए, वहां पे रेसिडेंशियल व्यवस्था हो। नालंदा यूनिवर्सिटी वाले फॉर्मूला पे काम करने की बात बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फीमेल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और अप्लाइड साइंस, टेक्निकल एजुकेशन इनको बताया। फीमेल एजुकेशन कब से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां कहीं जेंडर का इशू है तुरंत ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आने के चांसेस सुपर इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच में फीमेल एजुकेशन की बात उससे पहले भी किए हुए, हाँ जी, ठीक है, हंटर से पहले भी। ये फीमेल एजुकेशन देखो, हंटर कमीशन से पहले भी फीमेल एजुकेशन है, वुड डिस्पैच जो है वो भी फीमेल एजुकेशन की बात करता है, ठीक है ना। फीमेल एजुकेशन का डेवलपमेंट असल में हंटर कमीशन के बाद से होता है, तो वो बात किया है, लेकिन रियल सेंस में जो फीमेल एजुकेशन को लेकर डेवलपमेंट होगा वो हंटर के बाद होगा। असल में इंडिया में क्यों इस समय में हो रहा है, क्योंकि खुद ब्रिटेन के सोसाइटी में भी इस समय पे हो रहा है, तो उनसे हम एडवांस सोसाइटी तो नहीं चल रहे हैं ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देखें सैडलर कमीशन, ठीक है ना, सैडलर कमीशन। अब सैडलर कमीशन में हम क्या देखें, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा, टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा। टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी आप सबसे पहले कब देखेंगे, वुड डिस्पैच में ही देखेंगे। टीचर ट्रेनिंग क्या है, बात कोई समझाए, इन्हें तो आप जरूर प्रयास की होंगी, है ना। क्या था टीचर ट्रेनिंग, अपने की हैं, तब तो आप तो इधर तो आप तो रहने का मतलब इरादा भी नहीं है, आपको इसी फील्ड से निकलना है ना, अगर नहीं किया तो ठीक है। टीचर ट्रेनिंग का बात क्या करता है, देखो जापान उपान के चाहे नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में एक खास बात यह है कि वो लोग जो कि पढ़ाने का काम करने वाले हैं उनको शुरुआत से ही अलग तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि पढ़ाने का काम वो नॉर्मल काम नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट होना अलग चीज है, एक अच्छा टीचर होना अलग चीज है। स्टूडेंट के रूप में हाँ ये जरूरी है कि एक अच्छा टीचर होने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है, एक बैड स्टूडेंट गुड टीचर नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक गुड स्टूडेंट हमेशा गुड टीचर हो, क्योंकि वो दूसरा दो अलग चीज है। तो टीचिंग के पर्पस के लिए अलग से लोगों को तैयार किया जाए, उनको टीचिंग के मेथड समझाएं कि लोग सीखते कैसे हैं, लोग समझते कैसे हैं, उनको पेडागोगी समझाएं कि हम किन किन मॉडल से चीजों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, मोटिवेशन का और साइकोलॉजी का टीचिंग में क्या रोल है। तो ये एक सेपरेट काम हो, ये टीचर ट्रेनिंग के साथ में आएगा। और इंडियन एजुकेशन में हम कब देखेंगे, वो जो है वुड डिस्पैच के साथ में आएगा, ठीक है। ये भी जो है सो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो ये 1916 के 21 के बीच में हम देखेंगे कि इंडिया में 7-9 यूनिवर्सिटी लिस्ट में बढ़ गए हैं। ध्यान रखिएगा कौन यूनिवर्सिटी कहाँ आया है, इसमें बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी का नाम है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2-4 बार रिवाइज कीजिए और क्लियर कीजिए। पटना यूनिवर्सिटी बैठेगा, बनारस यूनिवर्सिटी बैठेगा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बैठेगा, ढाका यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, लखनऊ और मैसूर यूनिवर्सिटी हमारे पास बैठेगा सैडलर कमीशन के बैकग्राउंड में। अगला जो मेजर हमको चेंज इंडियन एजुकेशन सीन में नजर आएगा वो 1929 में हार्टॉग कमीशन के साथ में नजर आएगा, ठीक है ना। हार्टॉग कमीशन जो है वो असल में क्वालिटी के ऊपर बैठाया गया था। देखो क्या हुआ, इस समय आते आते तक इंडिया में ढेर सारे स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं ना। एक बात समझो कि जहां चीजें, हम ये सुपर 30 के मॉडल में काहे काम करते हैं, हम सुपर 500 का है नहीं हो सकता, हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, हम भी जो है सो आनंद सर से चुराइबे कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है समझो। क्वालिटी डिग्रेड करेगा, क्वालिटी और यूनिवर्सैलिटी दो अपोजिट चीज है। 30 लोगों के साथ आप जो काम कर पाएंगे वो 300 के साथ आप नहीं काम कर पाएंगे, आपके पास उतना समय ही नहीं है।
हमारे ऑनलाइन में 70-80 लोग जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कोर्स में, उन सब लोग का हमको परेशान कर दिया है व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके। हम व्हाट्सएप पे अब जाना बंद कर दिए कि हम इतना जब पहुंचेंगे तब लेकिन 4 को मैसेज डालेगा। 80 लोग हैं, हम चाह के भी उनका हर क्वेश्चन का रिप्लाई तो नहीं कर सकते ना, वो संभव ही नहीं है। तो जहां यूनिवर्सैलिटी अगर बढ़ता है, अगर आप उसको सार्वभौमिक करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उसके साथ में क्वालिटी इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इस बीच में अब तक जो हम देखे हैं कि इंडिया में एजुकेशन को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बढ़ाने का एक निगेटिव इंपैक्ट हुआ है, वो ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सफर कर रहा है। एजुकेशन से जो निकल करके आ रहे हैं वो लोग वो क्वालिटी के नहीं। अब क्वालिटी इंश्योर करना होगा तो क्या करना होगा, आप जो है सो सिलेक्शन प्रोसेस को तो टाइट कीजिए, आप देखिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आप स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चालू कीजिए। उसी के लिए हार्टॉक कमीशन को बैठाया गया था। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब किए कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निकलने के लिए तो लोग डिग्री धारक निकल जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो नहीं हो पा रहा है ना। क्या सुझाया इन्होंने, इन्होंने सुझाया कि पहला बात कि हाँ, प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन की संस्थाएं खोली जानी चाहिए, लेकिन क्वालिटी को नजर में रखते हुए। ऐसा नहीं कि नाम का खोले हैं, कहीं किसी भी टीचर को लगा दिए कि जाइए भाई वो कीजिए, तो वो उलूल जुलूल चीज पढ़ा रहा है, किसी तरीके से बच्चे नाम का निकल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज, सिर्फ जो है जो ये अच्छे बच्चे हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, उन्हीं को हाई स्कूल में एडमिशन दीजिए, जबकि जो एवरेज स्टूडेंट होने वाले हैं उनको वोकेशनल कोर्स में डालिए कि जाइए अब तुम कुछ काम सीख करके काम धंधा में लगो जी, है ना। तो हायर एजुकेशन पे जाने के लिए आप सिलेक्टिव होइए कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हीं को हायर एजुकेशन में डाइवर्ट कीजिए और बाकी को वोकेशनल के डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दीजिए। तीसरा चीज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि 40% और 30% में एडमिशन ले लेंगे, नहीं, आप क्राइटेरिया सेट कीजिए कि हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे नीचे का जो है सो हम नहीं लेंगे, वो उससे क्वालिटी सुधरेगा। तो ये सब कुछ जो है सो हार्टॉक कमीशन करके आए, वो क्वालिटी पे ऊपर फोकस था क्योंकि उस समय क्वालिटी पिट रहा था। अगला डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा 1944 में, और ये सर्जेंट प्लान के साथ होगा। ये प्लान क्या रेकमेंड करता है, देखो थोड़ा सा पुराने वाले मेथड में हल्का सा रिफाइनमेंट हो रहा है। अदर देन दैट जो पिछले वाला जो हमारे पास एजुकेशन का मॉडल है वही कंटिन्यू रख रहे हैं। रिफाइनमेंट क्या हो रहा है, हम प्री प्राइमरी एजुकेशन जोड़ रहे हैं 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए। प्री प्राइमरी क्या हुआ, प्राइमरी से पहले केजी वाले, आज जो है सो प्ले स्कूल, अब ये सभी चीज बना दे रहे हैं। तो ये एक अब से प्राइमरी से पहले कुछ नहीं था, पहली बार प्राइमरी से पहले सर्जेंट प्लान में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 11 ईयर, ये आजाद भारत में भी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो तो अभी जब राइट टू एजुकेशन हम जोड़े हैं तब जाकर के हम ये किए हैं, वरना ये जो है इस समय की ही बात रहने वाली है। हाई स्कूल एजुकेशन का जो उम्र रहेगा वो 11 से 17 साल का रहेगा सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए। यूनिवर्सिटी कोर्स 3 साल का रहेगा, कुछ नया नहीं बदला, पहले से ही चल रहा है। यूनिवर्सिटी 3 साल का होगा, कब से, जवाब दो। यूनिवर्सिटी 3 साल का होगा, कब से, सैडलर कमीशन के बाद से, ठीक है, राइट। और 2 तरीके के हाई स्कूल जो हैं वो होंगे, एकेडमिक हाई स्कूल या फिर वोकेशनल या टेक्निकल हाई स्कूल। ये जो है ये भी हम पुरानी बात देख रहे हैं, कब से, ये डिवीजन कब से हो रहा है, शुरू से ही जो चल रहा है। यानी कि मैकॉले में नहीं देखेंगे हम, वुड के समय से हम देखेंगे कि वोकेशनल के ऊपर की बात चल रही है। तो वोकेशनल एजुकेशन कब से, टेक्निकल वोकेशनल का मतलब, हाँ ये जो इंजीनियरिंग या मेडिकल है वोकेशनल कोर्सेज हैं। आपको जो इंजीनियर बना रहे हैं वो आपको हम एकेडमिक्स में नहीं डाल रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज है ये। आपको एक पार्टिकुलर काम करना सिखा रहे हैं, मेडिकल में डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, पार्टिकुलर सीए चार्टेड अकाउंटेंट बना रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज है ये सभी। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको कपड़ा सिलना सिखा रहे हैं या मोमबत्ती बनाना सिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तो लेकिन हम क्या करना सिखा रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग सिखा रहे हैं, जाइए जाकर के कोई कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाइए, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप तो प्रोडक्शन, आप वर्कर का काम कर रहे हैं। एनीवे, इन्होंने क्या खास किया,
इंटरमीडिएट एजुकेशन इन्होंने गायब करने का बात कर दिया कि मैट्रिक के बाद जो है सीधे चले जाइए आप यूनिवर्सिटी में। हाँ, इन्होंने पीछे जो है वो प्री प्राइमरी एक जोड़ दिया है। तो देखो कि किसने मॉडल में क्या परिवर्तन किया, ठीक है। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग पे ये जोर देंगे, फिजिकल एजुकेशन और हैंडीकैप एजुकेशन के ऊपर जोर देंगे। तो फिजिकल एजुकेशन और ये सभी जो है वो यहाँ से आने लगेंगे। इवेल्युएशन इसका देखें क्या है। देखो असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चलते नहीं है सर्जेंट प्लान, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो रख देगा लेकिन ये बताएगा नहीं कि कैसे करना है। तो ये बोल दे रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन एक्शनेबल स्टेप्स नहीं बताए हैं कि हम क्या करिए, क्या कीजिए। तो ये क्या देखेंगे कि ये भले लक्ष्य रखे लेकिन सारे टारगेट्स फेल होने वाले हैं, कोई काम नहीं करेगा। ये सर्जेंट प्लान मूलतः फेल्योर रहा, क्योंकि 44 में खड़े हैं। 44 में देखो कि सब सोच रहा है कि अब तो आजाद हो ही रहे हैं, छोड़िए इन लोग को जाने दीजिए, अपना देखेंगे इनके निकलने के बाद, ठीक है। ऑल राइट, तो ये रही भारत में ब्रिटिश की शिक्षा नीति। इसी के बेसिस पे हम 1950 में जो उन्होंने मॉडल बना के छोड़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के उसमें समय समय पे हम कुछ परिवर्तन देखेंगे। ये मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम कैसा है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक है। अभी के समय हमारे पास एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है जो कि उसमें और एक फंडामेंटल चेंज करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ये 10 साल का समय है, उसको फिर फर्दर हम तोड़ देंगे, एक दूसरे तरीके से मोड़ता है। तो ब्रिटिश का एजुकेशन पॉलिसी का अगर असेसमेंट करें, क्या अच्छा किए क्या बुरा किए, तो अच्छा और बुरा। अच्छा कोई जरा शुरू करे, क्या अच्छा किए, लेकर के आ गए, ठीक है ना। और ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा, क्योंकि इस एजुकेशन के आने से इंडियंस जो है सो उनसे ज्यादा लड़ पाए। तो इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन के इंट्रोडक्शन का क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने गुडनेस ऑफ देयर हार्ट नहीं किए हैं, वो ऐसा नहीं है कि भारतीयों का भलाई करना है इनके लिए अच्छा करने गए हैं, लेकिन कई बार की तरह रेलवे की तरह हम फिर कहां देखेंगे, वो अपने लिए काम करने गए हैं लेकिन हमारे लिए फेवरेबल पड़ गया है, ठीक है। और क्या अच्छा रहा एजुकेशन पॉलिसी का, लैंग्वेज और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में आना। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में आना जिसने कि इंटरनेशनल के जो हमारे पास नॉलेज बेसिस थे वो भारतीयों के लिए खोल दिए। अब आप अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में लिखी कई किताबों को पढ़ सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ, और आप सभी को हम हिंदी वालों को हम एक बात चेताना चाहेंगे कि अपने लिए सीमाएं नहीं बांधे, ठीक है। अपने लिए आप लिमिटेशन नहीं बांधे कि नहीं हमारे पास अगर एक तो द हिंदू का पेपर अगर अंग्रेजी में पढ़ा है तो हम देखवे नहीं करेंगे। जहां आप आंख बंद कर दे रहे हैं तो देखिए कि एक दूसरा तो देख रहा है ना, कंपटीशन है, यानी कि आप करें नहीं करें बगल वाला तो कर रहा है ना, और सब वहां पे एग्जामिनेशन में जो ज्यादा किया रहेगा उसके पास ज्यादा होगा। हिंदी में स्रोत कम है, ठीक है। हम आपको कंटेंट का कमी नहीं होने देंगे, आपको सारा का सारा कंटेंट हिंदी में मिल जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स 20 साल से हिंदी का मैगजीन आना चालू हो गया है तो हिंदी में आपको उपलब्ध रहेगा। लेकिन अपने दिमाग में लिमिटेशन नहीं डालेंगे कि अंग्रेजी में लिखा हुआ कुछ चीजें वो हमारे सामने आ गया तो हम छूबे नहीं करेंगे, हम देखबे नहीं करेंगे। आंख बंद कर दीजिएगा तो नेचुरल डिसएडवांटेज पे चले जाइएगा। दूसरा क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप जिस लाइन में बढ़ रहे हैं इस लाइन में भाषा का डर तो होना ही नहीं चाहिए। काहे कि आईएएस आप पूरे ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत में बोले जाने वाली एकमात्र भाषा हिंदी नहीं है। तो अगर आपका पोस्टिंग कर दिए तमिलनाडु में, आपका पोस्टिंग कर दिए गुजरात में, आपका पोस्टिंग कर दिए पंजाब में, तो आपको लोकल लेवल पे लोकल भाषा सीखनी ही पड़ेगी। और फॉरेन सर्विसेज में पोस्टिंग कर दिए, डिप्लोमेट बन गया तो फ्रेंच में आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा। तो आप जिस लाइन में जा रहे हैं इसमें भाषाएं तो आपके लिए नॉर्मल आनी चाहिए। असल में एक इंसान के क्वालिटी को जज करते हैं कि वो कितनी भाषा जानता है, ठीक है ना। तो एवर्जन नहीं रखिए, बाकी जो है सो हिंदी में कोई बुराई नहीं है, बस मामला डिफरेंस जो है वो स्रोत का पड़ जाता है, उसमें ज्यादा स्रोत है, इसके पास स्रोत कम है। एनीवे चलो ठीक है। तो बुरा क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, बुरा क्या हुआ, लोकल जो सीखते थे वो पत्ती चला गए, गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट चला गया। हाँ, ट्रेडिशनल नॉलेज का लॉस हुआ। यानी कि ये जो अचानक से हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को वो पुराने ट्रेडिशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से अचानक मैकॉले ने पलट करके नया कर दिया, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ जो ट्रेडिशनल कल्चर के कंपोनेंट थे, कुछ जो संस्कृति के कंपोनेंट थे, वो कंपोनेंट हमारे हाथ से चले गए और कुछ हमारा कल्चरल लॉस हुआ, ठीक है, वो एक चीज चला गया। और यस, भारतीय शिक्षा का पाश्चात्यकरण हुआ, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन हुआ। और क्या हुआ,
और क्या हुआ? दूसरे का बनाया हुआ अगर बुक पढ़ेंगे तो उसका ग्लोरिफिकेशन ज्यादा मिलेगा, हमारा कम रहेगा। हाँ, तो ये तो हाँ, ओरिएंटलिज्म आप कहना चाह रही कि ओरिएंटलिज्म के व्यू पॉइंट को वो बढ़ाता है, वो ओरिएंटल व्यू पॉइंट को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा इसका निगेटिव, सबसे बड़ा निगेटिव स्थिति ये रहेगा कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो हमको देखने को तो लग रहा है कि इंडिया में एजुकेशन का इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना हुआ, ये पूरा जो आज का हम क्लास जो करेगा उसको लगेगा कि अरे यार इतना कॉलेज बैठा है, इतना स्कूल बैठा है, इतना आयोग आया, इतना ये हुआ, तो इंडिया में एजुकेशन तो 47 और 50 में तो बढ़ गया होगा। ऐसा नहीं है। आजाद भारत की स्थिति ये है कि भारत में महज 14% लोग हैं जिनको लिखने और पढ़ने आता है, साक्षर है। यानी कि देखने के लिए तो हमको लगता है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका स्केल बहुत छोटा है, बहुत कम लोग हैं। अब जो किसान जो कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में कर के नीचे डूबा हुआ है, उसको स्कूल जाने की कहां फुर्सत है, उसको एजुकेशन कहां पर? एजुकेशन एक लीजर है जो कि अमीर आदमी के लिए उपलब्ध है, सबके लिए थोड़े उपलब्ध है, सबके लिए वो प्राथमिकता भी नहीं है। आप पढ़ लिख जाइएगा तो क्या कीजिएगा? आज तो आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख जाइएगा तो यूपीएससी निकालिएगा और जेपीएससी निकालिएगा, उस दिन आप पढ़ लिख जाइएगा तो क्या कीजिएगा? तो उस तरीके का चीज नहीं था। तो 47 में जब हम आजाद हो रहे हैं तो इंडिया में 14%। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री होने वाले हैं अब्दुल कलाम, वो क्या कहेंगे, वो तो एक कंट्रोवर्शियल बात बोले थे। वो क्या बोले थे कि जो पहला इलेक्शन हम लोग करवाने जा रहे हैं उसमें सब इंडियन को वोट मत देने दीजिए, खाली पढ़े लिखे को लेने दीजिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स के ऊपर बैठा होता है। उनका तर्क ये था कि ये अधिकतर जनसंख्या तो अनपढ़ है, उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर तुमको नहीं पता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी कैसा होता है, बायोटेक पॉलिसी कैसा होता है, और तुमसे बोले कि वोटिंग करो तो कि इंडिया को न्यूक्लियर पॉलिसी क्या करना चाहिए, तो तुम तो ठप्पा मार के चले गए, और ढेर सारे भीड़ एक इलाके में ठप्पा मार के चले गए, तो एक गलत डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि वैसा नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना जाए। लेकिन उन्होंने ये समझाया था, तो एजुकेशन पॉलिसी भले ही कुछ रहा, वो उनको सूट करने के लिए आया था, वो भूरे ब्रिटिशर्स तैयार करने के लिए आया था, एक काली चमड़े वाले जो अंग्रेज तैयार करने के लिए आया था, जो उनके इस सेटअप और इस डिजाइन में काम कर सके। उनको लोकल इंडियन ऑफिशियल्स चाहिए ना, कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए चाहिए, इजिली अवेलेबल है, तो हर बात के लिए तो गोरे को तो बुला नहीं सकते। तो यहाँ जो इंडियन को दे रहे हैं, गोरा को लगाएंगे तो ज्यादा पड़ेगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो अधिकतर इनके द्वारा चलना है, ठीक है। तो आज हमारी बात हुई कि भारत में शिक्षा का विकास और खास करके कॉलोनियल टाइम में इंडिया के एजुकेशन में क्या बदलता है। हम लोग जो है मॉडर्न एजुकेशन के बारे में आज बात नहीं की है, मॉडर्न एजुकेशन का बात इकोनॉमिक्स में ह्यूमन रिसोर्स के हम लोग करेंगे। आज के टॉपिक में किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्रॉब्लम, तो सवाल उठाइए, देख लीजिए।